हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री एंड केवीएस पीजीटी 2020 इज कंटिन्यूइंग द प्रोसेस। और आज हम ब्लॉक केमिस्ट्री को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। देखो, यू कैन फाइंड एनी ऑफ द लेक्चर ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री जस्ट बाय क्लिकिंग ब्लॉक केमिस्ट्री बाय एनडीएस सर। यू विल गेट ऑल माय लेक्चर्स ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री। और ब्लॉक केमिस्ट्री को मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखो, अब तक हम कितना कवर कर चुके हैं। एस ब्लॉक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर मैं आपको बता दूं। एस ब्लॉक केमिस्ट्री के 3 लेक्चर हमने कवर किया हुआ है। पी ब्लॉक केमिस्ट्री के आपको 10 लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारी बी ब्लॉक केमिस्ट्री ग्रुप नंबर 13 से 18 तक एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी समझाया है। और थर्ड द डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री, इसके ऊपर 3 लेक्चर है। और आज हम डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर मतलब थर्ड लेक्चर ले रहे हैं रिगार्डिंग ऑल अबाउट K2Cr2O7 एंड KMnO4, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट की और KMnO4 की सारी रिएक्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं आज हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। तो डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री में से पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं। पहला लेक्चर लिया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन वन शॉट, इन द वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। 135 मिनट का लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एफ ब्लॉक केमिस्ट्री का 90 मिनट का लेक्चर है। एफ ब्लॉक केमिस्ट्री को हमने वन शॉट में क्लियर किया था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं K2Cr2O7 और KMnO4 की। और इससे पहले हमने ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले 2 स्पेशल लेक्चर भी बनाए हुए हैं रिगार्डिंग द आयनिक इक्वेशंस ऑफ द KMnO4 एंड K2Cr2O7, क्योंकि आयनिक इक्वेशन के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इनके ऊपर 2 स्पेशल लेक्चर है, वो भी मैं इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो टोटल हो गए 3 + 10 + 3 + 2, टोटल 18 लेक्चर्स का पूरा प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। This is the one playlist of the 18 lectures regarding the block chemistry. You will definitely get the mastery in the block chemistry. अगर आपने एक एक लेक्चर को बड़े बारीकी से देखा और एक एक पॉइंट को नोट किया और उनको यूटिलाइज किया क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो आपको डेफिनेटली ब्लॉक केमिस्ट्री पर ऐसी कमांड होगी, you will definitely crack any of the question regarding block chemistry. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं very interesting lecture regarding all about K2Cr2O7 and KMnO4 and we will focusing about totally NCERT line to line. मैंने पहले बोला है जो हमारे लेक्चर्स को देख रहा है उसको NCERT की बुक खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं NCERT के साथ साथ 3 और 4 बुक्स के डाटा और कलेक्ट करके लाता हूं ताकि आपके लेक्चर है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहे, वर्दी रहे। आप ये लेक्चर देखने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट K2Cr2O7 एंड KMnO4। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 सारी बातें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कॉपी पेन लेकर बैठिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। आप पूरा लेक्चर नोट कीजिए, आपको डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप होगी और एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट करेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट नीट में और जेईई में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, K2Cr2O7 क्या होता है? इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है इसका नाम? केमिकल नेम इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। 2 क्रोमियम है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इस कंपाउंड को। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दिस इज द कंपाउंड ऑफ द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट इज द ऑरेंज कलर्ड। क्या होता है ये? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी जरूरी होती है। इट इज द ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है आज हम डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड इन द एज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इन द लेदर इंडस्ट्री। वो लेदर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा केमिकल का काम करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द वेरी इंटरेस्टिंग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या आता है K2Cr2O7 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि K2Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस कंपाउंड से बनता है। तो हम बोलेंगे इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। किससे बनता है ये? क्रोमाइट ओर से बनता है। और क्रोमाइट ओर क्या होता है? क्रोमाइट ओर होता है FeO.Cr2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर। आप इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, एक आयरन है, 2 क्रोमियम है
और 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, तो इसको FeCr2O4 भी मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ओर, तो आप कहेंगे क्रोमाइट ओर एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज FeCr2O4। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर द नीट और जेईई मेंस। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं। 3 स्टेप में होती है प्रिपरेशन इसकी, तो FeCr2O4 यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो क्रोमाइट और से इसकी प्रिपरेशन होती है FeCr2O4 से। चलिए देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, वो जो आपका क्रोमाइट और है इसका फ्यूजन करते हैं। द फ्यूजन ऑफ FeCr2O4 विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन मतलब हीटिंग एट हाई टेम्परेचर और इन द एक्सेस ऑफ एयर, मतलब विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, देखिए सबसे पहला कंपाउंड बनता है वो होता है Na2CrO4 जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्रोमेट। याद रखना आपको, सोडियम क्रोमेट बनता है एंड इट इज द येलो कलर्ड कंपाउंड। क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट इज द येलो कलर्ड कंपाउंड। और साथ में साइड प्रोडक्ट देखिए क्या बनता है, एक बनता है Fe2O3, दिस इज द आयरन 3 ऑक्साइड, प्लस साथ में कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो दीज आर द साइड प्रोडक्ट। यहां पर मेन प्रोडक्ट यहां पर क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट। ये आपको फर्स्ट स्टेप में याद रखना है। ठीक है, क्या बोला है, क्रोमाइट और की फ्यूजन कर रहा है सोडियम किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप नंबर 2। यहां पर जो सोडियम क्रोमेट बना है FeCr2O4, इसकी एसिडिफिकेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ इसके एसिडिफिकेशन कर देते हैं, और तो यहां पर ये है सोडियम क्रोमेट और ये बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2CrO4 और प्लस में साइड प्रोडक्ट बनता है Na2SO4। ठीक है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पता कैसे चलेगा, ये येलो कलर का सॉलिड होता है और ये ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड। मतलब सोडियम क्रोमेट, यहां पर एक क्रोमियम आता है तो उसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट, और यहाँ पे 2 क्रोमियम आते हैं उसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यहाँ पर Na2Cr2O7 बन चुका है, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये अब देखो गलत नहीं कि कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्टेप्स आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन होने चाहिए। ठीक है, सबसे मेन बात है। सब स्टेप नंबर 3 देखो, वेरी सिंपल स्टेप है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लिथियम सोडियम पोटेशियम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप Na2Cr2O7 इसकी रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवा देंगे, किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर पोटेशियम है वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, और तो यहाँ पर बन जाएगा K2Cr2O7। Na2Cr2O7 से बन जाएगा K2Cr2O7, और यहां पर KCl है तो NaCl बाहर चला जाएगा। क्या बाहर चला जाएगा, NaCl। यहां पर 2 कर दीजिए, 2K तो 2Na और 2Cl, 2NaCl बाहर चला जाएगा, और 2K की जगह 2Na की जगह Na2 की जगह K2 हो जाएगा। तो यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज द ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, तो दीज आर द 3 स्टेप। फिर से रिकैप दे देता हूं, आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक अबाउट। फर्स्ट स्टेप इज द fusion of the chromite or in presence of oxygen there is a formation of main compound sodium chromate। सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन कर दो, H2SO4 की प्रेजेंस में बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड से कर दो, फिर आपका बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो these are the 3 step preparation of the potassium dichromate। तो these are the preparation। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन के साथ साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। देखिए सबसे पहले बात आती है पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ हीट। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हीट करते हैं तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं और आपको कैसे याद रखना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आपके लिए मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। मैंने कह दिया दिस इज द कंपाउंड ए कंपाउंड है, इसकी हीटिंग करते हैं तो यहां पर कंपाउंड बनता है B प्लस C और प्लस D, और मैं कह देता हूं D एक गैस है एंड दिस गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरोगैलोल।
ये जो गैस है वो पायरोगैलोल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। और यहां पर जो मैं सी कह देता हूं वो सी एक मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। और यहां पर ये जो बना है यहां पर वो मेटल का क्रोमेट है, ठीक है, यहां पर मेटल का क्रोमेट है। अब हिंट मैं देता हूं, यहां पर जो मेटल का ऑक्साइड बना है इन दोनों में जो मेटल है, वहां पर जो मेटल है, ठीक है, यहां पर जो मेटल है आपका मेटल ऑक्साइड के अंदर, यहां पर मेटल क्रोमेट बनता है, एक मेटल क्रोमेट बनता है और मेटल ऑक्साइड बनता है। और इस मेटल ऑक्साइड के अंदर जो मेटल है उस मेटल का 3D सीरीज के अंदर, उस मेटल का 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या मैक्सिमम हार्डनेस है। लगाइए दिमाग, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आपको ए प्रेडिक्ट करना है, बी, सी और डी। देखो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, पहली बात तो ए को प्रेडिक्ट करना है तो पहले तो आपको सी और डी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए यहां पर डी जो गैस है वो पायरोगैलोल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है। और जितनी भी गैसेज होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको मैं प्ले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में वो लेक्चर बहुत कम बनाए जाते हैं कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी गैसेज होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस और ऑल द डिफरेंट गैसेज व्हिच आर रिलीज ड्यूरिंग द इनऑर्गेनिक रिएक्शन, उन गैसेज को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि आपको कैसे पता चलेगा किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस को लेकर पी ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो इसमें जो गैस पायरोगैलोल से एब्जॉर्ब होती है दोस्तों, वो गैस होती है ऑक्सीजन गैस, आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरोगैलोल, ठीक है। अब मेटल का जो ऑक्साइड बन रहा है, मेटल जो यूज है वो 3D सीरीज का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है क्रोमियम। कौन शो करता है? क्रोमियम। और क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट हैज हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, इट हैज हाईएस्ट हार्डनेस एंड इट इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज एलिमेंट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और क्रोमियम का जो सबसे स्टेबल ऑक्साइड बनता है वो बनता है Cr2O3, ठीक है। और यहां पर मैं ऐसे भी हिंट दे देता था, इट इज द ग्रीन रेजिड्यू। क्या हिंट दे सकता था? इट इज द ग्रीन रेजिड्यू, क्योंकि क्रोमियम +3 के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमियम को +3 है, तो मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा? Cr2O3। और यहां पर मेटल का जो क्रोमेट बनता है वो क्रोमेट बनता है पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर किसी रिएक्शन में Cr2O3 और O2 साथ में साइड प्रोडक्ट निकलते हैं तो यहां पर जो एक कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? ऑरेंज कलर का कंपाउंड है। और यहां पर पोटेशियम क्रोमेट जो बनता है, मेटल क्रोमेट, यहां पे लिख देता हूं, मेटल क्रोमेट क्या है यहां पर? पोटेशियम क्रोमेट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। और पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर्ड कंपाउंड होता है। तो येलो और ग्रीन रेजिड्यू आपको मिक्सअप में नजर आए तो समझ जाना वहां पर किसकी डिकम्पोजिशन हुई है, K2Cr2O7। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप याद रखेंगे, by the decomposition reaction of the K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो एक कंपाउंड बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन सेम, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है और पोटेशियम क्रोमेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है, ये याद रखने की बात है। और मेटल ऑक्साइड बनेगा Cr2O7 ग्रीन रेजिड्यू प्लस द गैस which is absorbed by pyrogallol, that is the oxygen gas। अब आप रिएक्शन को कभी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन भी फ्रेम हो गया और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात ये आती है कि K2Cr2O7 और K2CrO4 these are two interconvertible compounds, और इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के अंदर लाइन के अंदर मेंशन क्या हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आप ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है मैंने? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बाय चेंजिंग द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू एसिड एंड ए बेस। देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री से रिलेट करता हूं। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल है। देखो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हो, पोटेशियम क्रोमेट की, और एक बात करते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है, तो दोनों में मैं एनायन निकाल लेता हूं। एनायन उसको बोलते हैं ओक्सो एनायंस और ओक्सो मेटल एनायन। देखो इसमें एनायन क्या निकलेगा? CrO4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहां से 2 के पॉजिटिव चला जाएगा,
ठीक है, ये बनेगा। और यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा Cr2O7 नेगेटिव। दिस इज डाइक्रोमेट आयन एंड दिस इज क्रोमेट आयन। पोटेशियम क्रोमेट से बनेगा क्रोमेट आयन और पोटेशियम डाइक्रोमेट से बनेगा डाइक्रोमेट आयन। दिस आर द वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है, अगर आपके पास क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन, तो इसका कलर होता है येलो, क्योंकि ये पोटेशियम क्रोमेट से आया है। और अगर आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, कौन सा आयन है, डाइक्रोमेट आयन, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सा है, इसका कलर होता है ऑरेंज। अब आपको दिखाता हूं दोनों इंटरकन्वर्टिबल कैसे है। अगर पोटेशियम क्रोमेट के अंदर आप एसिडिक रिएक्शंस करते हैं, मतलब एसिडिक H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको याद रखना है यहां पर pH क्या होना चाहिए, लेस देन 7। pH शुड बी लेस देन 7 होना चाहिए, 7 से ज्यादा। pH शुड बी लेस देन 7। pH आपको यहां पर 7 से कम रखना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो यहां पर पोटेशियम क्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड टू पोटेशियम डाइक्रोमेट बाय एसिडिक मीडियम, और रिवर्स भी होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर बेसिक मीडियम में है, यानी कि OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव, यहां पर pH क्या हो गया, मोर देन 7। pH क्या हो गया, यहां पर मोर देन 7 हो गया। तो pH अगर मोर देन 7 है तो आपको समझ जाना है वेरी इंटरेस्टिंग, OH नेगेटिव है, और OH नेगेटिव में पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाता है पोटेशियम क्रोमेट में, और एसिडिक मीडियम में पोटेशियम क्रोमेट चला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। इन दोनों केमिस्ट्री को नोट कर लीजिए, और मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि पोटेशियम क्रोमेट वास्तव में एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट में चला जाता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम में वापस पोटेशियम क्रोमेट में जाता है। इस इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री को देखिए आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं। एक है पोटेशियम क्रोमेट CrO4 नेगेटिव, पोटेशियम यहां पर क्रोमेट आयन है, और इसकी रिएक्शन मैंने H पॉजिटिव से कर दी। किससे, H पॉजिटिव से। तो CrO4 नेगेटिव रिएक्शन H पॉजिटिव से करेंगे, तो यहां पर आपको याद रखना है जो एनायन बनेगा वो बनेगा Cr2O7 नेगेटिव। ठीक है, रिएक्शन याद रखनी है। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर। साइड में साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करना दिखाता हूं। देखो यहां पर क्रोमियम कितने हैं, 2, यहां पर क्रोमियम कितने हैं, 1, तो इधर 1 है उधर 2 है, तो यहां पर 2 लगा दीजिए आप। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो 2H पॉजिटिव कर दीजिए। दिस रिएक्शन हैज बीन बैलेंस्ड। आयनिक है बैलेंस हो चुकी है। देखो यहां पर चार्ज -4 है और प्लस का 2 कितना हो गया, -2, इधर भी चार्ज कितना है, -2। तो आपको प्रूव हो गया कि क्रोमेट आयन की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो यहां पर क्या बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि क्रोमेट से डाइक्रोमेट आयन बनता है। और दूसरी रिएक्शन प्रूव करके दिखाता हूं। अगर आपके सामने Cr2O7 नेगेटिव है और आप इस रिएक्शन OH नेगेटिव से कर देते हैं, किससे कर देते हैं, OH नेगेटिव से, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में कहां पर आ जाएगा, वापस क्रोमेट आयन में जाएगा CrO4 नेगेटिव के अंदर। किस में जाएगा, CrO4 नेगेटिव के अंदर, और साथ में बिल्कुल वही है, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो। यहां पर 2 क्रोमियम है, उधर क्या जाएगा, 2 क्रोमियम में जाएंगे। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर चार्ज कितना है, -4, इधर चार्ज कितना है, -2, और -4 करोगे तो यहाँ पे 2 OH नेगेटिव कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन उधर कितना है, 2 है। तो देखो रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, आयनिकेशन भी बैलेंस हो गई, और एटम भी बैलेंस हो गए, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो आपको प्रूव भी हो गया कि क्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स टू डाइक्रोमेट आयन, एंड डाइक्रोमेट आयन इन बेसिक मीडियम कन्वर्ट्स टू क्रोमेट आयन। और पता कैसे चलेगा, बाय द चेंज इन कलर। अगर येलो से ऑरेंज हो जाए तो एसिडिक मीडियम है, और येलो से ऑरेंज से येलो हो जाए तो बेसिक मीडियम है। दिस आर द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बिहाइंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। याद रखेंगे, 12 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बता दूं आपको, देखो यहां पर ऑक्सीजन है, मेटल के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन मेटल के साथ कनेक्ट है, और एनायन भी है। इसलिए ऐसी चीजों को जैसे Cr2O7 नेगेटिव, इसको पता है क्या बोलेंगे, ऑक्सो मेटल एनायन। क्या बोलेंगे, ऑक्सो मेटल एनायन, और आल्सो सिंपली कॉल्ड एज ऑक्सो एनायन बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री मैं आपको बता दूं, इसमें ऑक्सो मेटल एनायन में Cr2O7 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी है, +6। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है, और ग्रुप नंबर भी +6 ही है।
ये बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री आती है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ ले एक ऐसे ऑक्सो मेटल एनायन का एग्जांपल दो जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी और मेटल का ग्रुप नंबर दोनों सेम हो। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Cr2O72 नेगेटिव के अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 ही होता है और क्रोमियम ग्रुप नंबर भी +6 में ही आता है, ठीक है, याद रखेंगे। और CrO4 नेगेटिव ले सकते हैं, यहां भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ग्रुप नंबर भी +6 ही है। तो क्रोमेटायन कह दो या डाइक्रोमेटायन, दीज आर द टू ऑक्सो मेटल एनायंस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप। और एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको जाते जाते कि MnO4 नेगेटिव, इसके ये परमैंगनेट आयन होता है और परमैंगनेट आयन के अंदर देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 होती है और इसका ग्रुप नंबर भी +7 होता है, ग्रुप नंबर भी 7 होता है। तो आप याद रखेंगे ऑक्सो मेटल एनायन, परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन और मैग्नेट आयन, ये सारे क्या होते हैं +7 +6 ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वही उसका ग्रुप नंबर होता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। अब डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज आगे K2Cr2O7 की क्या क्या होती है। दैट्स चलिए एक्शन ऑफ हीट के बाद, इंटरकन्वर्जन के बाद अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी K2Cr2O7 की कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तौर पे काम करता है, याद करते हैं। अब how can we say that it is acting as oxidizing agent in acidic medium? Let's prove it. इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम यहां पर ले लिया H2SO4, ठीक है, इस मीडियम में ये किसका काम करेगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखो याद रखने की ट्रिक सिखाता हूं। दिस इज द मेन इक्वेशन, जिसको ये मेन इक्वेशन याद हो गई वो इसके सारी प्रॉपर्टीज को आसानी से सोल्व कर लेगा। मैं भी आपके सामने एक चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट से आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगी। देखो याद कैसे करना है, आपको पता होगा जितने मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्शंस में आप एसिड के साथ करते हैं तो मेटल के सल्फेट्स बन जाते हैं H2SO4 के केस में। तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखनी है, पोटेशियम का H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम का सल्फेट बना दीजिए, तो K2SO4 होता है। मेटल क्रोमियम है दूसरा, तो क्रोमियम का सल्फेट बनाएंगे तो क्या बनेगा Cr2SO4 की होल थ्राइस, क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज होता है +3, सल्फेट पे चार्ज होता है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बनेगा क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 की होल थ्राइस। देखो इतना करने के बाद एक साइड प्रोडक्ट आपको वाटर निकालना है। साइड प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर, क्योंकि H2SO4 में H2 आता है। अब कितनी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगी ये खुद से पता चल जाएगा जब हम रिएक्शन को बैलेंस करके चलेंगे। देखो अब सारा सिखाता हूं। यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 2, तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 2, यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 2, ये बैलेंस है। सल्फेट से बैलेंस करते हैं, सल्फेट को पूरा बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर सल्फेट एक तो ये रहा सल्फेट SO4 और एक SO4 3 ये रहे, कितने हो गए सल्फेट, 4 सल्फेट हो गए। SO4 कितने हो गए 4, तो यहाँ पर सल्फेट कितना है 1, तो यहाँ पर कर दो 4H2SO4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर H2SO4 हमने कितना कर दिया 4H2SO4। जैसे ही H2SO4 को 4 करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। 8 हाइड्रोजन होते ही इस कंपाउंड में यहाँ भी क्या कर दो 4H2, ठीक है। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, यहाँ पर एक चीज रिएक्शन बैलेंस में बच गई है, वो है ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि पोटेशियम बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस है, ये ऑक्सीजन बच गए 7 ऑक्सीजन। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन और रिलीज हो जाएंगे, ये आर द रिलीज ऑफ 3 नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और आप पता कैसे चलेगा कि 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, इसकी ट्रिक और सिखाता हूं। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, कितनी है +6, और यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है उतने ही नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना है, ये ट्रिक भी याद करने की कि ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना चेंज आता है क्रोमियम में उतने ही नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होंगे। ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। अब चलिए ये मेन इक्वेशन जिसको याद है, ये मेन इक्वेशन जिसको याद हो गई, तो अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में किन किन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है और किस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब वो हम वाका वापस से मिटा देते हैं। देख लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इफ माय कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन इज रियली गुड देन यू कैन लाइक
share, and most important, don't forget to subscribe my channel The Beauty of Chemistry and press the bell icon so that you get all the notification regarding my all important, interesting and informative videos. So चलिए अगली बातें करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि अगर यहां पर एक लिस्ट बना दूं तो वो लिस्ट दोनों कंपाउंड में काम आएगी। याद रखना आपको कि K2Cr2O7 हो चाहे KMnO4 हो, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो किस कंपाउंड को सामने आपका अगर ऑक्जेलिक एसिड से पाला पड़ गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट से फेरिक बनता है, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बनता है। तो मैं एक लिस्ट बना के देता हूं और वो लिस्ट आपको याद रखनी है कि किस कंपाउंड का कन्वर्जन किस में होता है। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या KMnO4 हो तो फेरस सल्फेट को किसमें कन्वर्ट करता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करता है, Fe2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, क्योंकि आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़कर कहां चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 बोथ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फेरस सल्फेट को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सुन लो, पोटेशियम आयोडाइड को कन्वर्ट करते हैं आयोडीन में। पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोडीन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और I2 में कितनी होती है, 0, तो -1 से 0 में जा रहा है तो देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, डेफिनेटली। और ये दोनों की दोनों रिएक्शन ध्यान रखना आपको एसिडिक मीडियम में होती है। यहाँ पर भी आपको एसिडिक मीडियम अप्लाई करना पड़ेगा। आपको विजिबल है बातें, डेफिनेटली यस। अब देखो दो बात तो ये हो गई। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है COOH, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। याद रखनी है बातें आपको। फोर्थ कंपाउंड ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे सल्फर के अंदर। किसमें, सल्फर के अंदर, ये याद रखना आपको। अगला सुनिए, नाइट्राइट, जैसे कोई भी मेटल का नाइट्राइट है KNO2 तो वो चला जाएगा KNO3 के अंदर। और नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये नाइट्राइट है, इससे क्या चला जाएगा, नाइट्रेट के अंदर चला जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, छठा, अगर आपके पास कोई भी सल्फाइड है, जैसे मेटल का सल्फाइड है Na2SO3 तो सल्फाइड से चला जाएगा सल्फेट के अंदर। ये देखो यहां पर ये क्या है, सल्फाइड, तो ये क्या बन गया, सल्फेट। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब 7 सुनिए, ये सारी बातें हो गई H2S, और यहां पर मान लो जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है H2SO4 के अंदर। सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है, H2SO4 के अंदर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन, बोथ दीज अपर टू रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन द एसिडिक मीडियम। देन ऑक्जेलिक एसिड से CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर, नाइट्राइट से नाइट्रेट, सल्फाइड से सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड से बनेगा H2SO4। These are the 7 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और मैं यहां पर स्पेशली K2Cr2O7 और KMnO4 की मॉलिक्यूलर इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में बताऊंगा, क्योंकि आयनिक इक्वेशंस कैसे बैलेंस होती है और आयनिक इक्वेशन को याद रखने की क्या NDS सर की सुपर डुपर ट्रिक है, वो मैंने प्लेलिस्ट में पहले से डाल दी है और उनके लेक्चर मैंने पहले से बनाए हुए हैं कि हाउ टू memorize and how to learn the ionic equations of K2Cr2O7 and KMnO4। ionic equations का मैंने पहले से ही फंडामेंटल क्लियर किया हुआ है, तो आज आप प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री बाय NDS सर, उसमें आपको ये K2Cr2O7 की इस लेक्चर देखने के बाद आप K2Cr2O7 और KMnO4 की आयनिक इक्वेशन का लेक्चर एंड टू एंड देख ले, ताकि आपका D&F ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ठीक है, ये बात आपको याद रखेंगे। तो ये आपका जर्नल का डाटा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब एक एक रिएक्शन को मैं यूटिलाइज करके दिखाता हूं। देखो मेन इक्वेशन आपको याद रखनी है, कोई भी इक्वेशन यहां से पिकअप करो, आपको करके दिखाता हूं। देखो यहां पर मैंने उठा लिया जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, और फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में H2SO4 डाल दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है Fe2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हुआ है ना, वो नेसेंट ऑक्सीजन आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि फेरस का ऑक्सीडाइज होगा तो फेरिक बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो बैलेंस करना सिखाता हूं। यहाँ पर Fe2 यहाँ कितना है, 2 है आयरन, यहाँ पर आयरन कितना है, 1 है, तो 2 हो गया। यहाँ पर देखो सल्फेट 2, तो ये सल्फेट ये रहे, 2 सल्फेट ये रहे, 1 सल्फेट ये रहा, कितने हो गए, 3 सल्फेट। यहाँ पे सल्फेट देखो कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर एक ही चीज बच गई, H2 और O। देखो H2 और O, यहाँ पर H2O बाहर चला जाएगा।
लेकिन आपको करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मेरे भाई 1 है और वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। तो इस रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, वो इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसकी सुपर डुपर फंडामेंटल ट्रिक है। तो देखो आप लिख करके देख लीजिए एक इक्वेशन K2Cr2O7 प्लस, अब यहां पर देखिए FeSO4 2 है, वहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6 FeSO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, H2SO4 4 ये रे और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7H2SO4। आगे चलिए K2SO4 प्लस ऊपर Cr2SO4 की होल थ्राइस प्लस, अब देखो Fe2SO4 3 से मल्टीप्लाई होगा 3Fe2SO4 की होल थ्राइस। ठीक है, और 4H2 ए 3 इसमें तो कितने बनेंगे 7H2O। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी इक्वेशन है। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 6 आएगा यहाँ 7 आएगा, इसलिए बड़ा सिंपल है, एक मेन इक्वेशन याद रखो। मेन इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, मेन इक्वेशन जिसको याद है वो चार्ट याद रखो, मेन इक्वेशन प्लस चार्ट सब कुछ फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी करके देख लो, एक भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक इक्वेशन कोई भी उनमें से उठा के करके देख लेना, आपको सोल्व हो जाएगी। ठीक है, करके दिखाता हूं, ये हो गई, आपको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके दूसरी इक्वेशन करके दिखाता हूं आपके सामने, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली, पोटेशियम आयोडाइड वाली इक्वेशन करके दिखाता हूं। देखो बड़ा सिंपल सा है, पोटेशियम आयोडाइड उठाओ Ki, उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है H2SO4। ठीक है, तो नो डाउट क्या बनेगा, एक कंपाउंड तो बनेगा आयोडीन, बताया था अभी, एक कंपाउंड तो क्या बनेगा आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ सल्फेट है, तो मैंने क्या कहा था ऑटोमेटिकली पोटेशियम सल्फेट बाहर कर दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, देखो 2 आयोडीन 2 पोटेशियम 2Ki हो जाएगा, हो गया। अब देखो सल्फेट एक है, सल्फेट बैलेंस हो गया, बचा क्या है केवल नेसेंट ऑक्सीजन, ये रहा, तो H2 और O ये बच गए, H2 और O यहाँ पर क्या निकल जाएगा H2O। फिर से वही बात आएगी, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, वहां पर 3 है, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। और भाई साहब ऐसे याद कर रखे मैंने भी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भगवान थोड़ी बिल्कुल ही हूं ना, तो हम भी एक केमिस्ट्री टीचर हैं और हमने भी कुछ फंडामेंटल्स अपने ट्रिक्स बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को जल्दी उनके माइंड में डाल दिया जाए, कैसे दे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूं। 2 हो गई, तीसरी देखिए, तीसरी फास्ट है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड उठाओ। अब एसिडिक मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन सीधा ऐड करो। देखो याद रखने की ट्रिक, एक CO2 ये रहा, एक CO2 ये रहा, एक CO2 एक CO2, कितना CO2 निकल जाएंगे 2 CO2 निकल गए, प्लस देखो एक H और एक O, H2O निकल गया। फिर से देख लो HHO, H2 बाहर हो गया, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन है, वहां पर 3 है, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ गया। इजी पीजी है, बिल्कुल इजी है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ भी नहीं करना है, तो बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है। ऑक्सीजन ऐड करो, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर बाहर निकाल दो, बाकी क्या बचेगा सल्फर बचेगा, नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ गया। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट में तो कुछ करना ही नहीं है, पोटेशियम नाइट्राइट है, KNO2, एक ऑक्सीजन ऐड करो, KNO3 हो गया, रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट लो, सोडियम सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड है, एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करोगे, क्या हो जाएगा सल्फेट, 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। अगला देखो, लास्ट, अगर आपके सामने सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ भी रखा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, और जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ऑरेंज कलर क्या होता है ग्रीन, और ग्रीन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज क्रोमियम सल्फेट। याद रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द K2Cr2O7, द ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड get converted into the green residue, that is the green color formed is due to formation of chromium sulfate. This is the very interesting। और याद क्या बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा H2SO4। आपको करना क्या है, देखो H2SO4 में अब हाइड्रोजन आ रहा है, देखो क्या आ रहा है हाइड्रोजन, तो आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, ये याद रखने की बात है। और एक नेसेंट ऑक्सीजन तो वहां से आएगा ही आएगा, तो देखो कुछ भी बैलेंसिंग नहीं करना, H2 उठाओ H2, सल्फर उठाओ सल्फर, 2 ऑक्सीजन ये रे, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए 4 H2SO4। दैट्स इट। रिएक्शन को कितने मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7,
एक तीर से सीधा 7 शिकार कर दिए। मेन इक्वेशन को देखो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, इसलिए यही तो कह रहा हूं, मेन इक्वेशन याद रखो, चार्ट याद रखो, आपके लिए बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा इजी है, बिल्कुल इजी है मेरे भाई। ठीक है, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपको K-4 की इक्वेशन याद होगी तो आपको बिल्कुल वही चार्ट उठाना है, आप वहीं से सारी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो क्यों ना मैं अब यहाँ पे टाइम बचाऊं और मैं K-4 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे होती है वो आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दूं। ठीक है, चलिए टाइम बचाएंगे क्योंकि लेक्चर फिर लेंथी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो हम उसको वहीं पर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो हो गई K2Cr2O7 की, और लेकिन K2Cr2O7 की आयनिक इक्वेशन के ऊपर मैंने बोल रखा है, स्पेशल लेक्चर बना रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर मैं एक छोटा सा फंडामेंटल बता देता हूं कि Cr2O7 आयनिक इक्वेशन में क्या आएगा, Cr2O7 -2 आएगा, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में किस में करंट होता है, क्रोमियम +3 में, बताया था ना मैंने, क्रोमियम +6 से किस में जाएगा, क्रोमियम +3 में जाएगा। याद रखने की ट्रिक बताता हूं, देखो क्या करना है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन है तो सीधे 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर देंगे, ये ट्रिक है। 7 ऑक्सीजन है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो सीधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 14 हाइड्रोजन होते ही यहाँ पर 14H पॉजिटिव कर देंगे, कितने कर देंगे, 14H पॉजिटिव। अब करना है चार्ज बैलेंस, यहाँ पर क्रोमियम देखो कितने हैं, 2, उधर क्रोमियम 1 है, तो 2Cr3 पॉजिटिव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर चार्ज -2 ये रहा, और प्लस का 14 ये रहा, कितना हो गया, प्लस का 12, और इधर चार्ज कितना है, +3, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6, तो इधर +12 चार्ज है, इधर +6 चार्ज है, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, फिर 12 में से कितने घटाए कि 6 हो जाए, तो 12 में से 6 घटा देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए, अब इनको हटा दो। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को उठाओ, आप वहां से आयनिक इक्वेशन बना सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूं, फेरस उठा लिया, और फेरस से क्या बनता है, फेरिक बनता है। ठीक है, तो इधर +2 चार्ज है, इधर +3 चार्ज है, यहाँ पर कितना ऐड करो, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो +3 और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, +2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आंसर आ गया। यही मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, बड़ा सिंपल है, इजी पीजी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करके आप जितनी भी आयनिक इक्वेशन की ट्रिक है, फंडामेंटल समझ जाएंगे, वो लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि रिगार्डिंग द आयनिक इक्वेशंस ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये होगी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिगार्डिंग द K2Cr2O7, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी इक्वेशन आई थिंक हो गई है। हाँ, अब बात कर लेते हैं K2Cr2O7 की। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो आती है, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिनके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट ने और जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए कौन सी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, पहले आपको बता दूं, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट स्पेशली होता क्या है, बिकॉज इज अ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है डिटेक्शन ऑफ द कैटायन एंड एनायन, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, दिस इज द टेस्ट फॉर हैलाइड आयन। ठीक है, और हैलाइड में भी स्पेशली क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का बहुत स्पेशल टेस्ट होता है। देखिए इसमें करते क्या है, K2Cr2O7, ठीक है, इसकी रिएक्शन करते हैं NaCl के साथ। यदि NaCl के अंदर सोडियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव एनायन है, तो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एनायन इज प्रेजेंट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम के अंदर H2SO4 के अंदर रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, NaCl के साथ। तो यहां पर मेरे भाई नो डाउट एक कंपाउंड बनेगा NaHSO4, एक आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड बनता है CrO2Cl2, और इस कंपाउंड को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। और इसको पता कैसे चलता है, क्योंकि इसके रेड कलर के वेपर्स होते हैं, इट इज द रेड ब्राउन वेपर्स बाहर निकलते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वास्तव में इस कंपाउंड के अंदर हम की K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, एनी ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग क्लोराइड आयन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो हम क्या बोलेंगे, एनी ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग क्लोराइड आयन
If it is treated with the K2Cr2O7 in acidic medium, there is a very interesting compound that is chromyl chloride is formed, which is released with the red vapors. So that this is the prediction of the test for the chloride ion. This is the very interesting chemistry behind this chromyl chloride test. आपको याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, आपको याद रखना है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। और क्रोमाइल क्लोराइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इट कन्वर्ट्स डायरेक्ट टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, टोल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, किसी को याद होगा इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्रोमाइल क्लोराइड में भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 होती है, याद रखना। अब अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, अगर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कंपाउंड से रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो नो डाउट यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा K2SO4 और दूसरा कंपाउंड बनता है यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, दैट इज क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ में साइड प्रोडक्ट बांटा होता है, दिस इज द मेन प्रोडक्ट क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। और इसकी खास बात क्या है? ये एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज द ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसके बारे में खास बात है, इसकी जो शेप होती है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल तितली जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कई बार कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 समझ लेते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन में -2, 5 ऑक्सीजन में -10, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 होती है। वो उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये ऑक्सीजन लिंकेज होते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन लिंकेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 -1 होती है, क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है C डबल बॉन्ड। तो देखो एकदम बिल्कुल तितली जैसी स्ट्रक्चर बन गई, आपको दिख रहा होगा, जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो -1 -1 -1 और -2, टोटल चार्ज कितना हो गया? -6। तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ पर +6 आएगा। दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आपको याद रखना है, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन peroxide, there is a formation of a very interesting compound, blue colored complex, that is called chromium pentaoxide, which has a butterfly structure and has oxidation state of +6. very interesting question for the exam point of view, ठीक है, याद रखेंगे आप। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, आपको बता दूं। ये दोनों डाटा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बताए हैं, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, इसलिए मैं आपका मेरा रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि मैं आपको आगे भी अगली बाकी अच्छी बुक से रूबरू करवाऊं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपके पास जितने भी प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, अगर आप उनकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि मैं ऑर्गेनिक पे चला गया हूं, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये बात वही है कि प्राइमरी अल्कोहल्स on oxidation in presence of strong oxidizing agent like K2Cr2O7 in acidic medium, then we get direct कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल होता तो इथेनोइक एसिड बनता, बेंजाइल अल्कोहल होता तो बेंजोइक एसिड बनता। दिस इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द K2Cr2O7। अब बात करते हैं KMnO4 की, लेकिन उससे पहले दोनों एनाइन की स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं, फिर हमारा कंपेयर खत्म हो जाएगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक है CrO4 2 नेगेटिव और एक है Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, 2 ऑक्सीजन है, एक 2 ऑक्सीजन है, एक और एक, यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है। देखो क्रोमियम CrO4 है, 2 माइनस है, 4 ऑक्सीजन में नहीं, 2 पे माइनस चार्ज लगाना है। और जितने बॉन्ड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है? +6 है। दिस इज द क्रोमेट आयन। तो क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, कैसी होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की कितनी है? +6। और ये डायमैग्नेटिक आयन होता है। कैसा होता है? डायमैग्नेटिक आयन होता है, याद रखना, डायरेक्ट स्टेट प्रोटेक्शन है। और यहाँ भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी है? +6, ये भी डायमैग्नेटिक होता है। हालांकि इसमें एक फर्क है थोड़ा सा, यहाँ पे 2 क्रोमियम होते हैं, यहाँ पर क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड आता है, क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड आता है। और यहाँ पर बाकी C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। देखो 1 2 3 ऑक्सीजन इस पे लगाने हैं, 3 ऑक्सीजन इस पे लगाने हैं, एक ऑक्सीजन बीच में लगाना है।
ठीक है, वो हो जाएगा आपका ब्रिज ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। और क्रोमियम ऑक्सीजन और क्रोमियम बॉन्ड की जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री होता है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक एनायन ये पर, एक एनायन यहाँ पर होता है। दिस इज द डाइक्रोमेट एनायन, दिस इज द टू स्ट्रक्चर्स रिगार्डिंग द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट एनायन, दिस इज द जस्ट द डाइमर फॉर्म ऑफ द क्रोमेट एनायन। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं KMnO4 की। K2 से R2 में टाइम लगा है, KMnO4 जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये बातें हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑल अबाउट पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए KMnO4 के बारे में बात करते हैं अब। पोटेशियम परमैंगनेट, क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। This is a very interesting purple colored compound, पर्पल या वॉयलेट बोल सकते हैं आप, मेनली पर्पल कलर्ड कंपाउंड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7, इसका ग्रुप नंबर भी +7 होता है, ग्रुप नंबर भी 7 होता है मैंगनीज का, क्योंकि मैंगनीज की ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एक एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ही काम करता है मेरे भाई, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अपने आप को फर्दर ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, इट कैन रिड्यूस ओनली रिड्यूस इटसेल्फ, तो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट्स एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी प्रकार KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी जनरल सी बातें, सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना था क्रोमाइट ओर से, ये बनता है बहुत इंटरेस्टिंग, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर, वो क्रोमाइट ओर से बना था, ये किससे बनता है? पायरोलुसाइट। अगर आप किसी बुक्स में C लिखा हुआ है, किसी बुक्स में S लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइट ओर। और पायरोलुसाइट ओर होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ठीक है, MnO2 को बोलते हैं पायरोलुसाइट ओर, ये मैंगनीज का ओर होता है, और इससे बनता है वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड, कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। और बहुत ही सिंपल है, 2 स्टेप प्रिपरेशन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में होता है कि पोटेशियम जो आपका पायरोलुसाइट ओर है, इसकी बेसिक मीडियम में KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं? फ्यूजन रिएक्शन कर देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? फ्यूजन रिएक्शन और एरियल ऑक्सीडेशन, जैसे उसमें क्या था इसमें भी यही करते हैं। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड जो बनता है वो होता है पोटेशियम मैंगनेट। ये KMnO4 नहीं है, ये K2MnO4 है। दिस इज पोटेशियम मैंगनेट। क्या बनता है? ये पोटेशियम मैग्नेट बनता है, परमैंगनेट नहीं है। और यहां पर एक खास बात है, दिस कंपाउंड इज अ डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड। पोटेशियम परमैंगनेट तो होता है पर्पल कलर, ये होता है पोटेशियम मैग्नेट डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड। और प्लस यहां पर क्या निकल जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। पहले आपको क्या करना है? पायरोलुसाइट और रिएक्शन करनी बेस के साथ, बेसिक मीडियम में KOH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट के अंदर एक खास बात देखिए, यहां पर मैग्नेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कितनी है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अपने को +6 से +7 पे ले जाना है, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट का अगर ऑक्सीडेशन कर दे तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आपको तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं। स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर आपको K2MnO4 का ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पर रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन किसका काम करता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो क्या होगा? KMnO4 बन जाएगा, K2MnO4 बन जाएगा, KMnO4, और यहाँ पर 2 KCl बाहर चले जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर क्लोरीन ने देखो 0 से -1 में चला गया, तो क्लोरीन ने अपना तो रिडक्शन कर लिया, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो यहाँ पर मैंगनीज +6 से +7 में चला गया। देखो बैलेंस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 1 पोटेशियम मेरा, ये 2 पोटेशियम मेरा, फिर क्या करता हूँ 2K2MnO4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 2KMnO4, क्योंकि यहाँ पर 2 मैंगनीज थे, 2 मैंगनीज, 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, सारा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? पोटेशियम मैग्नेट से बन गया पोटेशियम परमैंगनेट। और पता कैसे चलेगा? बाय द चेंज इन कलर, पर्पल कलर कंपाउंड बन जाएगा, डार्क ग्रीन से पर्पल कलर। These are the two important 2-step preparation of the potassium permanganate. उसकी 3 स्टेप थी, इसकी 2 स्टेप प्रिपरेशन होती है। This is the very interesting। और आपको NCERT के अंदर क्या मेंशन है वो और बता देता हूँ। NCERT के अंदर प्रिपरेशन इसकी कुछ अलग तरीके से लिखी हुई है, वो भी आपको याद रखना है, लेकिन ये तो एक मेन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन थी। NCERT में ऐसे गिवन है कि अगर आप MnO2 का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन या KNO3 इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, पोटेशियम नाइट्रेट एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो पहले बनता है MnO4 2 नेगेटिव। MnO4 2 नेगेटिव होता है मैग्नेट आयन, दिस इज नॉट पर मैग्नेट आयन। क्या बनता है? पहले मैग्नेट आयन बनता है, ठीक है। और मैग्नेट आयन की अगर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, फिर इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होती है तो फिर बन जाता है पर मैग्नेट आयन से MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये पर मैग्नेट आयन बन जाता है, डाई इसका किससे बन जाता है? पर मैग्नेट आयन, और एल्किली की प्रेजेंस में कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर व्हिच इज मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं KMnO4 की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए KMnO4 के दो एनायंस बने आपके, पहले इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक आपका बना K2MnO4 कंपाउंड आया सामने, और एक कंपाउंड आया KMnO4, ठीक है। K2MnO4 में ये तो होता है MnO4 2 नेगेटिव, और KMnO4 में होता है MnO4 नेगेटिव। फर्क क्या है? यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेटिव स्टेट +6 है, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या है? +7 है। खास बात ये है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पर अभी भी 3D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगी और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 3D0 आएगी। तो यहाँ पर एक खास बात है, मैग्नीज यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो पर मैग्नेट आयन, यानी कि मैग्नेट आयन ध्यान रखना पैरामैग्नेटिक होता है। मैग्नेट आयन इज द पैरामैग्नेटिक, डार्क ग्रीन, ठीक है, डार्क ग्रीन होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन ये ध्यान रखना दिस इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, ठीक है, याद रखना। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन आता है जो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 3D0 आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। फिर भी कंपाउंड कलर क्यों होते हैं? उसका रीजन क्या था? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। याद रखना, potassium permanganate is purple colored and potassium dichromate is orange colored due to phenomenon LMCT, ligand to metal charge transfer। याद रखना, जिसने नहीं सुना है वो पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द KMnO4 एनायन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? इसमें 2 नेगेटिव चार्ज आता है, टेट्राहेड्रल होगा ये, इस तरीके से आएगा, ठीक है। 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, 1 2, जितने बॉन्ड बनते हैं ना, बहुत सिंपल सा फंडा है, जितने बॉन्ड बनते हैं ना उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो परमैग्नेट आयन क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक नेगेटिव चार्ज है तो देखो बॉन्ड भी 7 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी है? +7। तो ये याद रखना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ परमैग्नेट आयन और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट आयन। दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं नो डाउट, लेकिन ये ध्यान रखना ये 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो पैरामैग्नेटिक होता है, वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, याद रखेंगे। अब ध्यान रखना, इसमें मैग्नीज +6, जैसा आपको मैं 4 आयन दे दूं, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव और MnO4 नेगेटिव। आपसे पूछ ले कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन चारों के ऊपर अप्लाई कर दिया तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा? देखो यहाँ पर देखो, क्रोमियम पहले से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ये मैग्नीज पहले से ही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो इट हैज टेंडेंसी टू गो टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस कंपाउंड इज कैपेबल टू ऑक्सीडाइज। ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये, मान लो इन चारों के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई कर दिया तो which compound, which anion is easy to oxidize? This magnet anion, because manganese is +6 state and it can oxidize to +7 oxidation state is possible। okay, चलिए बात करते हैं आप KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो KMnO4 के बारे में खास बात क्या है वो मेरे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, हेडिंग बना लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो पहली प्रॉपर्टी है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल 3 मीडिया। तीनों मीडिया कौन से हो गए? बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल, तीनों।
मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट था, केवल एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तौर पे काम कर रहा था। लेकिन KMnO4 के अंदर एक खास बात है, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल थ्री मीडियम, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। याद रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं और मैं तीनों प्रूव करके दिखाता हूं आपको। देखो याद रखने की ट्रिक देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4। पहले बेसिक मीडियम लेते हैं। बेसिक मीडियम में मतलब KOH के साथ रिएक्शन करा दी, किसके साथ रिएक्शन करा दी, KOH के साथ। तो यहां पर कंपाउंड बनता है पहला K2MnO4 प्लस H2। कोई दिक्कत नहीं है। देखो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पोटेशियम एक है, यहाँ पोटेशियम एक है तो 2 हो गए, मैग्नीज एक है, मैग्नीज एक है, ऑक्सीजन 4, हाँ 2 के यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ भी 2 कर लेते हैं। एक बार देखना ध्यान से, 2 पोटेशियम तो यहाँ पर 2K2 कर देते हैं, 4 पोटेशियम हो गए। मैग्नीज 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 4 तो ये रही, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर देखो 8 ये रही 9, तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएगी। ट्रिक सिखाऊंगा भी आपको, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा। तो ये तो हो गया बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्यों? बिकॉज इट रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। अगर कोई कंपाउंड किसी मीडियम के जाने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कब करता है, जब वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। दूसरा शुरू करते हैं एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम की मेनली क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि इससे पूरा चार्ट सोल्व हो जाएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट, एसिडिक मीडियम ले लिया H2SO4, तो क्या सिखाया था, पोटेशियम का सल्फेट क्या बनेगा, K2SO4 प्लस मैग्नीज का सल्फेट क्या बनेगा, MnSO4, और साथ में क्या प्रोडक्ट बताया था, वाटर बाहर कर देंगे। देखो बैलेंस करना सीखो, 2 पोटेशियम है, K2 कितना है 2, 2 KMnO4 करो, हो गया। मैग्नीज कितना है 2, 2 पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, मैग्नीज कितना है 2, 2 KMnSO4 करो। अब सल्फेट बैलेंस कर लो, सल्फेट एक है और 2 सल्फेट ये, देखो सल्फेट आगे 2 लग रहा है, कितने सल्फेट हो गए 3, तो यहाँ पर 3H2SO4 कर दो, हो गया। सल्फेट तो बैलेंस होती है, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पर 3H2O कर दो। सीख जाओगे मेरे भाई, मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, हो गया। अब देखो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस हो गया, यहाँ पर एक चीज बची है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन 8 है, देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बच गए, 4 दूनी 8। अब 8 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन अभी कितने बैलेंस हुई है 3, तो यहाँ पर कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे मेरे भाई 5। बहुत इंटरेस्टिंग है, एसिडिक मीडियम के अंदर A फॉर एसिडिक मीडियम में 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं। ट्रिक सिखाऊंगा, 1 मिनट में पकड़ जाओगे, ठीक है। और लास्ट लेते हैं न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का मतलब है KMnO4 है, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन कर दिया, हीट कर दिया, वाटर यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा MnO2 प्लस KOH प्लस वाटर की बैलेंस की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्नीज एक है, यहाँ पर क्या करते हैं 2 KMnO4 कर देते हैं, 2 MnO2 और 2 KOH, ठीक है। 2 पोटेशियम 2 मैग्नीज, ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, देखो दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 8 तो ये रहे और 1 ये रहा, कितने हो गई 9 में से 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6, कितनी नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी 3, ठीक है। याद रखने की ट्रिक सीख लो। पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक, एसिडिक और तीसरा हो गया न्यूट्रल, तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल तीनों में नेसेंट ऑक्सीजन का निकालने का फार्मूला ये है। याद रखने की ट्रिक है, बैन 153 153 की धारा है, इस पे बैन लग गया है, ऐसे याद रखना है, धारा 153 बैन 153, बेसिक एसिडिक न्यूट्रल 153, 1 नेसेंट ऑक्सीजन, 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, याद रखने आपको। और एक ट्रिक और सीख लो, वो ट्रिक के बाद आप भूल नहीं पाओगे ये कैसे। देखो अगर बेसिक मीडियम है तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना है +7, तो +7 से देखो मैग्नीज किस में जा रहा है +6 में, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है ना उतनी नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, ये ट्रिक है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना है 1, तो नेसेंट ऑक्सीजन में देखो कितनी है 1 है। यहाँ पर KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, तो यहाँ पर देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +2 आएगी, क्योंकि सल्फेट में -2 होता है, मैग्नीज पे +2 आएगा, तो +7 से +2 कितने का चेंज है 5 का, तो नेसेंट ऑक्सीजन भी कितनी है 5। नेक्स्ट देखो
KMnO4 में मैग्नीज की कितनी है +7, यहाँ पर MnO2 में कितनी है मैग्नीज पे +4, तो +7 से +4 कितने का चेंज है 3 का, तो नेसेंट ऑक्सीजन भी कितनी है 3। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। बैंड 153, बेसिक मीडियम में कितनी नेसेंट ऑक्सीजन 1, एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3। और इससे ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में इक्विवेलेंट नेट निकालने का फार्मूला होता है, जैसे आपको पता होगा ना। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ये आपके n फैक्टर है मेरे भाई, ये तीनों आपके n फैक्टर है। जैसे आपको KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है बेसिक मीडियम में, तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइड बाय n फैक्टर 1 आएगा, किसमें बेसिक मीडियम में। क्लियर है। अगर आपको एसिडिक मीडियम में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 5 किसमें आएगा एसिडिक मीडियम में। तो अगर आप न्यूट्रल मीडियम में निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3 किसमें आएगा न्यूट्रल मीडियम में। क्लियर है। न्यूट्रल मीडियम में, और मॉलिक्यूलर वेट आपको बता दूं पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, ठीक है। तो 158 डिवाइड बाय 1, 158 डिवाइड बाय 3 55 और 158 डिवाइड बाय 3। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस आर द n फैक्टर। n फैक्टर होते हैं नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एंड चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। लेट्स स्टार्ट। चलिए अब बात करते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडियम में। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। वैसे तो आपको मैंने यूटिलाइज करना सिखा दिया कि K2Cr2 के यूज में इस चार्ट को कैसे यूज करना है। KMnO4 के बारे में और सिखा देता हूं एक इक्वेशन से। वैसे आपको जिनकी कैचिंग पावर फास्ट होती है वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं बच्चे। आप देखो एक बार सीख लो। पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम क्या सिखाया था, एक बनाना है आपको पोटेशियम सल्फेट, एक बनाना है मैग्नीज सल्फेट, साथ में क्या निकलेगा वाटर। क्या दिखाया था, 2 पोटेशियम है 2K लगाओ, मैग्नीज कितने हो गए 2 MnSO4 कर दो, सल्फेट 1 एरा और 2 सल्फेट एरे कितने हो गए 3 सल्फेट 3H2SO4 कर दो, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहां पर 3H2O कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहां पर 8 बचे हैं और ये बताया था एसिडिक मीडियम में कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं मेरे भाई 5। ये ट्रिक है फंडामेंटल, ठीक है। अब किसी को उठा लो, पहला देखो आप बताओ किसको करें एग्जांपल, ऑक्जेलिक एसिड करके दिखाऊं। देखो ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, आगे कुछ नहीं है। जिसको ये मेन इक्वेशन याद हो गई उसके लिए सारा चार्ट वही है जो K2Cr2 में पढ़ा था। देखो ये उठाया, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करी तो 1 CO2 2 CO2 कितने CO2 निकल जाएंगे 2 CO2 और HHO सिखाया था HHO क्या निकल गया H2O। इसमें नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, वहां पर 5 है। अब की बार रिएक्शन को यहां पर मल्टीप्लाई करने का देगा 5 से, वहां पर 3 से कर रहे थे K2Cr2 में, अब की बार 5 से कर देंगे। बात वही है, ऐड कर दो आंसर आ गया। देखो कितना इजी है मेरे भाई। और इससे है ना आपको एक चीज और सोल्व हो जाएगी, आपसे पता चल जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2 मोल है ना, देखो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मोल देख पा रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मोल ऑक्जेलिक एसिड के 5 मोल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट करना आता है जिस बच्चे को, वो बहुत जल्दी ग्रैब करेगा इस चीज को। इसको स्टोइकोमेट्री कहते हैं और स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग द टाइट्रेशन। ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पोटेशियम परमैंगनेट की और K2Cr2 की टाइट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है और रेडॉक्स टाइट्रेशन में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। चार्ट याद होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या कहेंगे, जैसे मान लो आपसे कह दे कि हाउ मेनी मोल्स, ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने में पोटेशियम परमैंगनेट के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। देखो कितना इजी है, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देखो समझो एक बार। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 मोल 5 से मल्टीप्लाई किया है, ऑक्जेलिक एसिड कितने मोल्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं 5 मोल को। तो मैंने क्या कहा, देखो 5 मोल्स ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्सीडाइज कितने कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ KMnO4, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के 5 मोल्स ऑक्सीडाइज करने में KMnO4 के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं 2 मोल। पूछ कितने में रहा है, ऑक्जेलिक एसिड का 1 मोल ऑक्सीडाइज करने में कितने मोल चाहिए 2/5, आंसर आ गया 0.4 मोल।
और ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा। देखो कितना हलवा क्वेश्चन है मेरे भाई, जिसको ये क्वेश्चन चार्ट याद हो गया, मेन क्वेश्चन याद होगी, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइट्रेशन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। यही तो मेरा इंटेंशन होता है। लेक्चर लेंथी जरूर होते हैं मेरे भाई, लेकिन देखने वाला समझने वाला बहुत कुछ सीख जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गई। अगली बात करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। चलो, पोटेशियम आयोडाइड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है दोनों ऊपर वाली। पहला क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, दूसरा साइड प्रोडक्ट आयोडीन, दो पोटेशियम दो आयोडीन दो निकल जाएगा, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन है H2 और निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। कर लोगे, बाकी सारी वही है, वही रिएक्शन है जी जो हमने K2Cr2O7 में पढ़ी थी। कुछ नहीं करना, एक नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे नाइट्राइट से नाइट्रेट, एक नेसेंट ऑक्सीजन डालेंगे सल्फाइड से सल्फेट। इसमें पता ही दिया था सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। इसमें ये तो डायरेक्ट थी, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तो ये भी बता दिया। और फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बिल्कुल वही है। तो जितने K2Cr2O7 की रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली, उनके लिए KMnO4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बिल्कुल भी इजी नहीं है, मुश्किल नहीं है उनके लिए। अब KMnO4 की आयनिक इक्वेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आयनिक इक्वेशन को सर ने कैसे मेमोराइज करना सिखा रखा है, लेकिन मैं छोटा था फिर भी एक आपको एक हिंट देके बता देता हूं कि कैसे होगी रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 की बता दी थी, MnO4 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं तो मेरे भाई क्या बताया था, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो कितने का चेंज आता है 5 का, तो +7 से जाएगा +2 में। याद रखने का ये ट्रिक है, 5 ऑक्सीजन चेंज है +7 से +2 में जाएगा। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है दिखाया था, 4 ऑक्सीजन है। जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दो, 4H2 बाहर कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन है तो एक पॉजिटिव लगा दो। ठीक है, और एक ट्रिक ये है, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आता है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। चाहे वैसे देख लो, -1 चार्ज है +8 चार्ज है, -1 +8 कितना हो गया +7, और उधर कितना है +2। तो +7 में कितना ऐड करें कि +2 हो जाए, 5 ऐड कर देंगे, 5 माइनस घटा देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन। अब कोई भी क्वेश्चन करके देख लो, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो गए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, अब की बार क्या कौन सा एग्जांपल ले, ये ले लिया I नेगेटिव। ठीक है, I नेगेटिव को किस में भेजेगा, I2 में, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड में I नेगेटिव है। अब 2 आयोडीन यहाँ पर, 1 आयोडीन यहाँ पर, 2 कर देंगे बैलेंस। ठीक है, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, उधर 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर आ गया। ऐसे चीजों को मैंने आयनिक इक्वेशन के ऊपर ट्रिक बना रखी है, आप वो लेक्चर जाकर देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द KMnO4 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया, चार्ट याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक इक्वेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब छोटी छोटी बातें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में एक्शन ऑफ हीट पढ़ाया था, उसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, एक्शन ऑफ हीट, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट से आपका पहला पड़ गया, तो इसको हीट करने से क्या बनता है, इसमें बनता है पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट प्लस साइड प्रोडक्ट निकलता है मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस वही गैस which is absorbed by the pyrogallon। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या था, पोटेशियम क्रोमेट Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट है। The purple colored compound on decomposition it get converted into the dark green colored compound plus this MnO2, ये होता है डार्क ब्राउन कलर का, क्या होता है ये डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, और प्लस ऑक्सीजन गैस कलरलेस व्हिच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पायरोगैलोन। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द KMnO4, आपको याद रखनी है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। चलिए ये भी हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो आप, ठीक है, और उस चार्ट को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि उस चार्ट के ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब छोटी छोटी एक दो पॉइंट बता देता हूं आपको, जैसे ये है मैग्नीज +2 है, एनसीईआरटी के एक दो डाटा बच गए हैं, मैग्नीज +2 है। अगर आप इसकी रिएक्शन H2O8 नेगेटिव, इसको बोलते हैं पर सल्फेट, आयन, क्या बनेगा ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन, सॉरी पर ऑक्सो डाइसल्फेट एनायन, क्योंकि किससे बना है H2SO8,
पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से बनाई है। ये इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन +6 होती है, सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी होती है यहाँ पे +6। अगर यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीज +2 से चला जाएगा मैग्नीज MnO4 नेगेटिव में, और यहाँ पर बनता है सल्फेट आयन। आपको याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन होती है +8H2O, तो यहाँ पर निकल जाएगा 16H पॉजिटिव, याद रखना है। तो Mn+2 से +7 में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है आपकी बार। H2OA2 नेगेटिव पर ऑक्सो डाइसल्फेट अनायन एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज मैग्नीज +2 टू मैग्नीज +7, ठीक है, और खुद कन्वर्ट हो गया सल्फेट के अंदर H2O4 नेगेटिव के अंदर। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है स्टेटमेंट टाइप में। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज द आइसोस्ट्रक्चरल, एनसीईआरटी का डाटा है, इट इज द आइसोस्ट्रक्चरल विद द KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट के साथ क्या है, ये आइसोस्ट्रक्चरल है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ सकता है। और पोटेशियम परमैंगनेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में थोड़ा सा हाईली सॉल्युबल है। ये 6.4 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट है, वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, और इट एक्ट्स एज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। इट आल्सो एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। KMnO4 इन द aqua solution acts as a very important disinfectant which is used to sterilize the drinking water supply। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आई थिंक K2 से R2O7 KMnO4 की सारी बातें हो गई हैं। कुछ बच तो नहीं गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग ऑल द स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द K2 से R2O7। तो आपको फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, माय कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन इज रियली वर्दी एंड रियली सो मच बेनिफिशियल फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड शेयर टू चैनल इन योर फ्रेंड सर्कल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज विद ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशंस विद NDS सर। तो आप सभी एक बात शेयर करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो अगले लेक्चर मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक केमिस्ट्री, और ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा हमारा पूरा सफर कैसा रहा ब्लॉक केमिस्ट्री का, आप मुझे बिल्कुल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे जरूर पूछूंगा पोल के थ्रू आपको ब्लॉक केमिस्ट्री कैसी लगी। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, एंड लक्ष्य को हरा ले पाना है। मिलते हैं।